हेलो बच्चों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल सा चैनल सीजीए। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 बायोलॉजी का, दैट इज लाइफ प्रोसेस। आज हम इस चैप्टर में लाइफ में होने वाले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मतलब कि हमारी लाइफ को चलाने के लिए, ऐसे एग्जिस्ट करने के बाद, भाई हर कोई इस टाइम पे जितने भी लिविंग बीइंग हैं, इनकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, इस एग्जिस्टेंस के लिए क्या प्रोसेस है, किन प्रोसेस के थ्रू ये एग्जिस्टेंस होता है लाइफ का। आज हम इन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। बात करें अगर लाइफ की, तो हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस है, अभी हमने बोला कि इस लाइफ के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जिनको हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस में ये प्रोसेस भी सिर्फ उन्हीं के साथ होगा जिनके पास ये लाइफ होगी। ये लाइफ जो है ये किनके पास होती है, आखिर ये जो लाइफ है ये आती कहां से है। अगर बात करें तो लाइफ हम सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग बीइंग के पास देखते हैं। कहने को नॉन लिविंग की भी लाइफ है, उनका जैसे जैसे वो डिग्रेड हो जाए, जैसे जैसे वो खत्म हो जाए, जैसे जैसे वो एक्सपायर हो जाए चीजें। बट एक लिविंग की जो लाइफ है उसका कुछ निश्चित लाइफ स्पैन होता है, जिस लाइफ स्पैन में उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे प्रोसेस होते हैं। बेसिकली ये लिविंग जो होता है ये क्या होता है, ठीक है हमने लाइफ को समझा, लेकिन ये लाइफ हम कह रहे हैं अगर लिविंग में होता है तो लिविंग क्या है। तो इस लिविंग को बताने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बिहाफ पे हम ये बोलते हैं कि ये लिविंग है। आओ बात करते हैं इन लिविंग के बारे में कि आखिर ये लिविंग होते क्या है। बात करें लिविंग की तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जिन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम किसी भी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर लिविंग है तो वो हमें कैसे पता लगेगा, इन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे हम बताएंगे कि ये चीज लिविंग है और ये चीज नॉन लिविंग है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम बात करेंगे 5 कैरेक्टरिस्टिक की, जिसमें एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक दैट इज हमारे पास कॉन्शियसनेस। क्या होती है कॉन्शियसनेस, तो हम कहते हैं अगर कोई भी लिविंग है तो वो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होगा। क्या गलत क्या सही इसके बारे में उसे पता होगा। अच्छी हैबिट खराब हैबिट्स इन सब के बारे में उसे पता होगा। साफ सफाई गंदगी इन सब के बारे में उसे पता होगा। इट मींस कि वो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो हम लोग अपने आप को वेल मेंटेन्ड करके रखते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन क्या यही बात करें किसी एक एनिमल की, जैसे बिल्ली या आपके आसपास जो रहने वाले जो जितने भी वो आपके स्ट्रीट डॉग्स वगैरह हैं, अगर हम उनकी बात कर ले, क्या ये सभी कॉन्शियसनेस है, लिविंग है, मगर क्या ये कॉन्शियसनेस है? वो सिर्फ इतने ही कॉन्शियस है कि अगर उनको किसी चीज से दिक्कत है या अगर वो किसी चीज के बारे में कोई चीज उन्हें नुकसान पहुंचाती है तो वो चीज दोबारा वहां पर नहीं जाती। इट मींस कॉन्शियसनेस तो उनके अंदर भी है, लेकिन क्या वो सेल्फ कॉन्शियस है? सेल्फ कॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ आपके ह्यूमंस होते हैं। तो कॉन्शियसनेस भी 2 तरह से बटा हुआ है। एक तो कॉन्शियसनेस जो कि हर कोई है, अपने सराउंडिंग के बारे में हर एक लिविंग बीइंग कॉन्शियस होता है, लेकिन जो ये सेल्फ कॉन्शियस है, हम अगर बात करें इस सेल्फ कॉन्शियस की, तो ये कौन होते हैं? सिर्फ ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमंस के पास ही एबिलिटी है कि क्या उसके लिए सही और क्या गलत है ये पहचान पाए। किसी जानवर को नहीं पता, किसी बैक्टीरिया को नहीं पता उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हम कह रहे हैं जो सेल्फ कॉन्शियस वर्ड है ये भी किसके पास है? केवल और केवल एक ह्यूमन बीइंग के पास। तो ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि अपनी सराउंडिंग के बारे में जो अवेयर है वो कौन है? वो लिविंग है। अब बात करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज ग्रोथ। क्या होती है भाई ग्रोथ? तो ग्रोथ जो होती है अलग अलग एस्पेक्ट में हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें इसके अंदर लिविंग के एस्पेक्ट में अलग ग्रोथ है, नॉन लिविंग के एस्पेक्ट में अलग ग्रोथ है।
अगर हम बात करें कोई लिविंग बीइंग ग्रो करता है तो वो ग्रो कैसे कर सकता है? जैसे अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो ये ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स में मल्टीप्लिकेशन कर, अपनी सेल्स में ग्रोथ करके, अपनी सेल को डिवाइड करके ग्रोथ कर सकता है। जहां वो पहले सिर्फ और सिर्फ एक सेल था, अब वो डिवाइड होकर दो नई सेल में बदल चुका है। मतलब इसने नंबर्स में ग्रोथ कर ली। तो जब हम कह रहे हैं कि नंबर में ग्रोथ हो रहा है तो वो भी एक ग्रोथ है। जब हम कह रहे हैं किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसकी हाइट में ग्रोथ होना, उसके वेट में ग्रोथ होना, तो ये भी एक ग्रोथ है। अब बात करें अगर नॉन लिविंग की, तो क्या ग्रोथ नॉन लिविंग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आओ बात करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी अलमीरा के नीचे 4 ईंट लगा दें, ब्रिक्स लगा दें, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। अगर माउंटेन के ऊपर स्नो जम जाए तो उसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ग्रोथ तो ये भी कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो हम कह रहे हैं लिविंग की ग्रोथ एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। इंटरनली सेल्स के नंबर में ग्रोथ होना, अगर एक्सटर्नली बात करें तो हाइट का बढ़ना, बालों का बढ़ना। आई होप इतनी बात हमने समझी। अगर बात करें अगले कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज आवर रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो हमारे पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है रिप्रोडक्शन का। कौन कर सकते हैं भाई रिप्रोड्यूस? तो लिविंग बीइंग हमारे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने ही जैसे प्रोजनी दे सकते हैं। मतलब यहां पे हमें पेरेंट से प्रोजनी की जनरेशन को बढ़ावा मिलता है। तो वो किसके थ्रू? रिप्रोडक्शन के थ्रू। मतलब लिविंग भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम इस बिहाफ पे बताते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग। बात करें अपने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म। जब हम लोग कोई भी फूड इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन लाते हैं। इंजेशन मींस जब हम भी कोई चीज खा रहे हैं, आपके किसी भी फूड का माउथ में डालना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो हम कह रहे हैं जब भी हम किसी भी फूड का इंजेशन कर रहे हैं तो इस इंजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए, इस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में काफी सारी रिएक्शंस चलती हैं। इस रिएक्शंस में काफी सारी चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। जैसे फॉर्मेशन भी होता है चीजों का और ब्रेकडाउन भी होता है। बात करें अगर फॉर्मेशन की, तो जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में फॉर्म हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो हम कह रहे हैं इस फॉर्मेशन को एनाबॉलिज्म। तो किसी भी चीज का बनना हमारी बॉडी के अंदर थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी नए प्रोडक्ट का बनना, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी तो होता है। तो हम कह रहे हैं जब भी इस फूड का ब्रेकडाउन हो, तो जब भी कोई चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसको कहेंगे कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल और न्यू सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। और अगर बात करें कैटाबॉलिज्म की, तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू न्यू प्रोडक्ट। तो जनरली हम बोलते हैं कि जितनी भी ये रिएक्शंस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की होती हैं, इन सबका जो सम टोटल है यही होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। आई होप कि हमने मेटाबॉलिज्म को भी समझ लिया। बात करें अगर इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज
जो कि हमारा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें तो इन चारों के अंदर अगर थोड़ा सा हम इसको समराइज करें तो इसमें हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा कॉन्शियसनेस एंड फोर्थ मेटाबॉलिज्म। अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। अगर हमें कभी भी लाइफ को डिफाइन करना हो एक शब्दों में तो हमारे लिए यह कैरेक्टरिस्टिक इनफ है। ऐसा क्यों? तो हम कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी लाइफ है तो उसकी कंडीशन क्या है? उसके पास एक सेल होना चाहिए। तो इट मींस कि अगर हम बोल रहे हैं किसी के पास भी एक भी सेल है तो इसका मतलब वो एक लिविंग। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मींस हमने क्या समझा कि जब हमारे किसी भी लिविंग के पास है, किसी भी बॉडी के पास कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन इट इज कॉल्ड अ लिविंग। तो आओ बात करते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे एक हमारा सेलुलर लेवल, जहां पे सिर्फ बॉडी एक सेल की बनी हो या मोर देन वन सेल की बनी हो। अगर मोर देन वन सेल की बनी है देन इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। अगर यही बात करें और अगर सेल टिश्यू जुड़ जाए, सेल जुड़े तो टिश्यू लेवल, टिश्यूज जुड़ेंगे आपस में, देन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आएगा? तो हम बोल रहे हैं ऑर्गन लेवल आता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे बॉडी ऑर्गन्स भी बनी, वहां पे बॉडी के पास ऑर्गन्स में चीजों को बनाया गया होगा, तो हम कह रहे हैं दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम, और इससे मिलकर बनेगा पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो। फटाफट से इतनी चीजें लिख ली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें अगर अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज अ न्यूट्रिशन? आओ अब इसकी बातें करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? आओ बात करते हैं। बात करें अगर न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ingested food is absorbed in our body to utilize एनर्जी। हम ये कह रहे हैं कि जब भी न्यूट्रिशन की बात होगी तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी हम फूड इंजेस्ट करते हैं या जो भी हम फूड खाते हैं, इस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उस तक के प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे न्यूट्रिशन के दो मोड हैं जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना ले, हम उनको कहेंगे दे आर ऑटोट्रॉफ और दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो those organisms which synthesize their food by itself is called autotrophic mode of nutrition। वही बात करें अगर हेट्रोट्रॉफिक की, तो हमारे पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। They may depend directly or indirectly। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। अब अगर बात करें तो इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में इनको भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। आओ इनके अब क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बात करें अगर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की, तो इनको भी दो क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑटोट्रॉफ में जो पहला मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है दैट इज फोटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज कीमोट्रॉफिक। अब हम ये कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं दे आर कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो आओ इसको भी लिख लेते हैं। Those organisms who synthesize their food in the presence of sunlight is called फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया लाइक BG which stands for blue ग्रीन एल्गे। यही अगर बात करें तो हमारे पास इन्हीं का जो दूसरा नाम है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो की प्रेजेंस में, इट मींस कि लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, द प्रोसेस बाय विच दे सिंथेसाइज देयर फूड is called photosynthesis। तो हम ये कह रहे हैं the process by which phototrophs synthesize their food is called photosynthesis।
जिसकी हम आगे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं ये अपना खाना यानी अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। यही बात करें अगर कीमोट्रॉफिक, तो कीमोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स, इसको भी लिख लेते हैं, कीमोट्रॉफिक organisms are those organisms who synthesize their food in the presence of chemicals। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारे कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल्स की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर बैक्टीरिया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ आई होंगी। अब अगर हम आगे चले तो हमारा नेक्स्ट जो मोड आता है न्यूट्रिशन का, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बात करें अगर अपने नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे हमने ऑटोट्रॉफ में क्लासिफिकेशन करी थी ऑर्गेनिजम्स की, उसी तरह से हमारे हेट्रोट्रॉफिक को भी या हेट्रोट्रॉफ्स को भी अलग अलग क्लास में डिवाइड किया है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास जो पहली क्लास आती है इनकी, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास, दैट इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जो थर्ड क्लास आती है हमारे पास, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हमारे पास ये हेट्रोट्रॉफ्स में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। जिन अगर हम बात करें होलोजोइक सिस्टम की, तो अभी हमने कहा कि विच हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको हम होलोजोइक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मतलब अगर हम इसको लिखें, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इनसाइड द बॉडी बिकॉज दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या मतलब है इसका, आओ समझते हैं थोड़ा इसको डिटेल में। हम ये कह रहे हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होने का मतलब है कि हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होना चाहिए और एनस पे खत्म होना चाहिए। इट मींस कि जो ये एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू एनस हो तो हम उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। आई होप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ आया। तो हम कह रहे हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक में आते हैं। अभी मैंने आपको बताया, दैट इज ह्यूमंस और हमारे डॉग्स और भी ईटीसी, बहुत सारे, जितने चाहो उतने। अच्छा, बात करें अगर सेप्रोफिटिक की, तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो हम ये कह रहे हैं दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स which obtain their food from dead and decaying matter। मतलब हमारे पास ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं किसी भी डेड और डिकेइंग मैटर से। इसका मतलब हम इनको डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब हम लोग
जो भी केले के छिलके रोड पर फेंक देते हैं, या कोई भी अगर हम फूड जो हम बाहर डाल देते हैं, ये सारा फूड एक्चुअल में जाता कहां है? टाइम के साथ साथ। तो हम कहते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है। तो उनको डिकम्पोज करने वाले कौन है? दे आर सेप्रोफिटिक। अब आप लोग कमेंट में इसके एग्जाम्पल हमें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ, दैट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम बात करें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये कौन है? तो हम बोलते हैं दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स which obtain their food by outside or inside of a body। हम ये कह रहे हैं कि पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो अपने फूड को ऑब्टेन तो करते हैं, मगर या तो किसी की बॉडी में अंदर रहकर या तो किसी की बॉडी के बाहर रहकर। अब आप लोग इसके भी एग्जाम्पल हमें कमेंट में नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आशा करता हूं आपको इतनी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में चीजों को और डिटेल में जानेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए और हमारे साथ इस चैप्टर के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। साथ ही साथ कोशिश करिए कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखें तो उसके साथ जरूर अपने कॉपी पेन यानी अपने रनिंग नोट्स बनाएं। रनिंग नोट्स बनाने से आपको यह फायदा होगा कि आप लोग जल्दी इस चीजों को ग्रैब कर पाएंगे, चीजों को साथ ही साथ कैप्चर कर पाएंगे और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर पाएंगे, और पेपर में ऑब्वियस सी बात है अच्छे नंबर भी स्कोर कर पाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उसी जोश के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ। धन्यवाद।